तो यहाँ हमने फाइंड करना था। ओके, नहीं पता चले तो कोई बताना। ये कर सकोगे tan phi के वैल्यू के डेरिवेशन? अब सोल्व करोगे ना, यहाँ एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की ये जो वैल्यू मिल रही है अभी मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। सॉरी नहीं पता, कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। ये वैल्यू के साथ आप एफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या cos phi થી કરી નાખીએ તોય ચાલે ને? તો એ ચાલશે। તો cos phi માં શું કરવું પડશે ખબર છે તમને? કહો હા, એક કામ કરો, cos phi ઈઝી રહેશે। કેમ ખબર છે? यस, cos phi है ना वो સ્લાઇડ इसलिए, મળી ગઈ। क्योंकि आपने ऑलरेडी z तो निकाल दिया है ना। cos phi इज इक्वल टू r बाई z, खत्म। ये z की जो वैल्यू मिल रही है, r की वैल्यू तो पता ही है 3, z की वैल्यू मिल रही है, मैं अभी डायरेक्टली बता देता हूँ आपको 5, तो 3/5 इजी हो जाएगा आपको। बोलो कोई डाउट? हेलो? नो सर। क्या तो 3/5 आप बाद में आता है ना 5 निकालना, या नेचुरल कॉस तो शायद होगा ना होगा, देख लेना। नेचुरल कॉस वैसे तो होगा ही लॉग टेबल्स के अंदर, और ना होता तो आपको पता है ना साइन में कन्वर्ट करके बाद में निकाल सकते हो। चलो, ए हो गया, बी हो गया। अब सी, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। सी पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। कितना दिया हुआ है आई? आई कितना दिया हुआ है बोलो? है हमारे पास आई की वैल्यू? नहीं दिया। तो v बाय आर कर देते। आई नहीं दिया ही, ये भी ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस होगी ना, हमें फाइंड करना है डिसिपेटेड पावर। एक मिनट हो, आई फाइंड करना है। आई यानी कि v बाय आर, आर में से तो v बाय रूट 2 इंटू आर। v कितना दिया हुआ है? 238 शायद तक। 238, हाँ 233, सो 283, सॉरी। अरे यार कहाँ गया? हाँ ये रहा, 283 डिवाइड बाय रूट 2, और आर कितना दिया हुआ है? 3। R3 दिया हुआ। बोलो कोई डाउट? नो सर। कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझे। आर यहाँ ना सर जेड स्क्वायर लगाना थશે ने पड़ेगा। વીનો? हाँ जेड लगाना पड़ेगा, हाँ हाँ, क्योंकि ये तो हमें पूरे सर्किट का करंट फाइंड करना है, इसलिए को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ थी। जेड है आपके पास 5, 5। सॉल्व कर दोगे तो आपको ये आई मिल जाएगा। बोलो कोई डाउट? सर વીનો સ્ક્વેર કરવો પડશે ને? क्यों? आई ની જગ્યા મૂક્યો ને v બાય r। पता नहीं चला मुझे, यानी कि ये पूरे टर्म्स जो मिलेगा ना उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये पूरा टर्म यहाँ आई की जगह डाल देना है, नहीं पता चला? हाँ ये ज कहतो હતો। हाँ हाँ हाँ, तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, हमने आई निकाला है, थोड़ा आई स्क्वायर निकाला है। आर की वैल्यू तो 3 है, सॉल्व कर दोगे। डाउट? एक मिनट हो बेटा। तो ये सोल्व कर लोगे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा क्या फाइंड करना था? तो पावर फैक्टर करना पड़ा ना, cos फाइव लगाना। ओके cos, लेकिन हमारे पास 5 मिल गया होगा ना तो थोड़ा इजी रह जाएगा। यहाँ आप cos 5 लगाओगे तो आपको ये cos 5 की वैल्यू मिली, इससे मैंने बताया था ना आपको बाद में 5 निकालना। cos 5 तो डायरेक्टली पता चल गया ना, 3/5 पावर फैक्टर r बाई z, 3/5। बोलो कोई डाउट? 5 6 जा तो 0.6 आंसर आएगा ये। देखो ध्यान रखो चीज स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर अलग है, पावर फैक्टर अलग है और फेज डिफरेंट अलग है। यहाँ हमें फेज डिफरेंट 5 फाइंड किया था। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ आपको?
जब आपको एग्जाम में फेस डिफरेंट पूछे तो 5 निकालना है, cos 5 नहीं निकालो, क्योंकि वो तो आपको cos 5 तो पावर फैक्टर निकाल दिया आपने। एग्जाम में देखो 3 चीज हो सकती है। एग्जाम में यदि पूछा कि भाई आपने पावर फैक्टर निकाला तो क्या निकालोगे, बोलो? cos cos 5 5। cos 5 अब एग्जाम में पूछा फेस डिफरेंट निकालो तो क्या 5 निकालोगे? 5 अब एग्जाम में पूछा कि क्वालिटी फैक्टर निकालो, क्या 10 5 निकालोगे? कंफ्यूजन में मुझे 10 5 बहुत कंफ्यूजन होता जब मैं फिजिक्स सॉरी 12th के अंदर था, पता नहीं। ओके, तो आपको भी शायद 100% कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पावर फैक्टर, फेस डिफरेंट और क्वालिटी फैक्टर को मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग टर्म से अपनी लैंग्वेज अलग अलग थियरी में। ये तो कोइंसिडेंटली वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कॉमन लॉजिक के पूरा चैप्टर एक सिंपल से ग्राफ में लगाया हुआ है, ये आर एल और सी के ऊपर, इसलिए जनरली आंसर ऑलमोस्ट सेम आते हैं हर एक के। इसका मीनिंग ये नहीं कि कॉन्सेप्ट अलग हो, सेम है कॉन्सेप्ट सभी के अलग अलग। पावर क्वालिटी फैक्टर उसका कुछ अलग वैल्यू है, उसके कुछ अलग मीनिंग है, उसकी अलग थियरी है। समझ में आ रहा है? फेस डिफरेंट अलग चीज है, पावर फैक्टर अलग है, क्वालिटी फैक्टर अलग अलग है। फिर समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? यस सर। पक्का ना? तो सम में डाउट कोई न्यूमेरिकल्स में? नो सर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। Suppose the frequency of the source in the previous example can be varied. What is the frequency source of the resonance? Resonant condition में क्या होगा कुछ तो कॉमन लॉजिक है। रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था √L से, याद हो तो डेरिवेशंस किया था हमने, तो बस लगा यस दो सर। 1/√L और C की वैल्यू आगे देख के लगा देना, कर लोगे ना ये खुद? ओके, नाउ दूसरा, अब कोई बता सकते हैं कैलकुलेट द इम्पीडेंस एट रेजोनेंट कंडीशन, Z कितना होगा? r क्यू आर होगा, बोलो चलो। ઓલા બે સેમ હોય એટલે कॉमन लॉजिक है, देखो हमारा जेड का ये फॉर्मूला था एक्सएल माइनस एक्सी √r²। अब ये एट रेजोनेंट कंडीशन क्या होगा, एक्सएल और एक्सी सेम होगा तो ये तो कट हो जाएगा, तो √² और r कट हो गया, r बचा। कौन सा कंडीशन में? 8। तो एग्जाम में क्या होगा पता है, खाली एक छोटा सा वर्ड यूज कर देंगे, कौन सा? 8 रेजोनेंट कंडीशन। तो पूरे के पूरे फॉर्मूला और सारे टर्म्स चेंज हो जाते हैं। तो डेट मीन्स आपको जब एग्जाम में ये चैप्टर का क्वेश्चन पूछे तो पहले तो क्वेश्चंस में समझने का पूरा ट्राई करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। क्योंकि खाली एक वर्ड चेंज कर देंगे ना, तो भी एक वर्ड चेंज करने से भी पूरी थियोरी पूरे फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। क्या ना? ओके, चलो तो नेक्स्ट थियरी ले लेते हैं आज के सेशंस की, दैट इज एलसी ऑसिलेशन। ओके, 2 सेशन है, पता है ना आपको पूरे के पूरे। आज 2 लेक्चर होते हैं। नीट JEE का आज लेक्चर नहीं लिया है जस्ट बिकॉज पहले ये चैप्टर खत्म करना है, स्कूल में एग्जाम में है काफी सारे स्टूडेंट को। सर हाँ बोलो। લાસ્ટ લેક્ચરની પીડીએફ મોકલી દેજો ને. बाकी रह गई है? હા हाँ सर। हाँ कोई बात, इसके साथ ही करा दूंगा, चलो ओके, कंबाइन में भेज दूंगा मैं। मैसेज कर देना इनकेस रह गई हो ना, तो एटलीस्ट मैं भूल जाएगा, बैक टू बैक लेक्चर हो तो शायद रह जाती है, इसलिए। चलो आगे बढ़ते। एलसी ऑसिलेशन, पता है किसी को स्कूल में चला हो तो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? एल और सी यानी कि जब हम सर्किट के अंदर, हमने अभी तक देखो अलग अलग सर्किट सीखी, कौन सी सर्किट सीखी थी? प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल, आर एल सी, आर एल, आर सी। याद है ना भाई, सभी सर्किट मैंने समझाई है। पहले एक लेक्चर में पूरे खाली ये यस सिखाया था, सर. दूसरे लेक्चर में ये सिखाया था, और तीसरे लेक्चर में ये सिखाया, यानी कि तीसरे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हमने ये चीज सीखी थी। पहले प्योर आर सी और एल का सीखा था, बाद में आर एल और एल सी सीखा था, बाद में आर एल सी। तभी किसी को कुछ डाउट होना चाहिए कि सर आर एल आ गया, आर सी आ गया, अब इसको कंबाइन ऐसे अलग अलग सेपरेटली पार्ट करे तो अभी एक और बच रहा है जिसको एल सी बोलते हैं, हाँ कि ना? हेलो, यस सर। एक ही बचा ना, Yes, बाकी sir. देखो कॉम्बिनेशन करो, आर का एल के साथ, आर का सी के साथ, तो ये आ गया। एल का आर के साथ, तो ये तो आर एल का आर के साथ एक ही चीज है, एल का सी के साथ भी एक ही चीज है। अब सी का आर के साथ आ गया, सी का एल के साथ बचा था, तो एल और सी बचा, बाकी हमने सारी सर्किट सीखी थी। तो बोलोगे सर ये उस टाइम क्यों नहीं सिखाई हमने?
कुछ तो रीजन होगा ना। ये सब कुछ सिखा दिया, तब उस टाइम में चाहूँ तो मैं एलसी साथ में करा देता था, आर और आरसी के साथ एलसी। लेकिन बच्चों एलसी है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ऑसिलेशंस होता है उसके अंदर, दूसरे सर्किट के जैसा होता ही नहीं। पहली चीज तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं ना, वो सीक्रेट ये है कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैविंग द प्योर एलसी सर्किट। एलसी सर्किट ऐसे होती ही नहीं है। तो बस हम समझते हैं, आप इंजीनियरिंग में आओगे ना तब सर्किट नेटवर्क के शायद बुक्स के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ होता है, 100% sure, लेकिन कोई एक बुक्स के अंदर ये टॉपिक था। उसमें जनरली उस टाइम पे हम क्या करते थे, इस तरह से ये जो टॉपिक उसको निगलेक्ट कर देते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, यानी कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता। लेकिन अभी हम थियोरिकली बात करें तो ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो, एलसी ऑसिलेशन, राइट। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? हेलो, नो सर। ओके, एक मिनट हो। एलसी ऑसिलेशन से ओके, ये ग्राफ देखो। चलो पहली चीज ग्राफ देखो। ओके, आराम से जस्ट खाली उसको ऑब्जर्व करो। मैं समझा ही रहा हूँ पूरा का पूरा टॉपिक, लेकिन जस्ट खाली ऑब्जर्व इसलिए करने को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको एटलीस्ट वो फील आए हो टॉपिक के अंदर। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ना, इसलिए। चलो, देख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ। समझ लो मेरी एक सर्किट है, उसके अंदर मैंने एल और सी रखा हुआ है। तो आपको कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में तो पता ही है ना, हाँ कि ना? यस सर। इंडक्टर क्या करता था, कोई बता सकता? जैसे ही समझ लो मेरे पास एक इंडक्टर है सर्किट के अंदर, मैंने यहाँ से एसी सोर्स करंट पास किया। इंडक्टर का काम क्या होता था? लेंस लो इंड्यूस यार, करें। ऑपोज करता था, हाँ कि ना? एल इंडक्टर्स ऑपोज द चेंज। लेंस लो याद करो, यानी कि जिसके अंदर यस यदि सर। करंट पास हो रहा है तो उसका क्या करेगा, ऑपोज करेगा। कैपेसिटर क्या करता था, याद करो, थर्ड चैप्टर में कैपेसिटर का वर्क क्या था? अरे स्टोर। यार, हाँ, स्टोर कर रहा था। कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, ये ऑपोजिट कर रहा है। इसका मीनिंग कुछ चक्कर क्या है, वो है एलसी ऑसिलेशन। जब हम सर्किट के अंदर एल और सी लगाते, वैसे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि समझ लो अगर आपने एल और सी लगाई, प्योर एलसी सीरीज, प्योर एलसी सर्किट हो ही नहीं सकती। कोई बता सकता है क्यों नहीं हो सकती है? समझ लो मैंने ये एक सर्किट बनाई, एक इंडक्टर लगाया और एक कैपेसिटर लगाया और ये वायर लगाया। अब बोलोगे सर इसमें प्योर क्यों नहीं हो सकती, इसमें अभी भी रेजिस्टेंस है, भले उसकी वैल्यू कम है, थोड़ा है, लेकिन फिर भी है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों बोला मैं? थिंक अबाउट इट यस बच्चों, सर। क्यों? ऑपोज हो रहा है ना। वायर में। वेरी गुड। देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भी कोई भी कंडक्टर होता है, चाहे कितना भी अच्छा गुड कंडक्टर भी क्यों ना हो, उसका रेजिस्टेंस कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता। कम होता है लेकिन होता तो है ही, हाँ कि ना? इसका मीनिंग ये वायर है ना, उसके अंदर भी थोड़ा तो थोड़ा रेजिस्टेंस होता ही है। सो दैट्स व्हाई एलसी ऑसिलेशंस, प्योर एलसी ऑसिलेशंस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, मैं कब से ये वर्ड यूज कर रहा था, स्टेटमेंट बोल रहा था कि एलसी ऑसिलेशन नहीं पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। उसका मेन रीजन अभी मैंने बताया। समटाइम्स आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द एलसी ऑसिलेशन, प्योर एलसी ऑसिलेशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो आपको रीजन लिखने का पता चल गया क्या लिखना होता है? हाँ ना, बोल यार, नहीं समझ में आया? बाकी सारे स्टूडेंट यदि सोना हो ना बेटा तो एक काम करो, सो जाओ। चलो मैं बाद में लेक्चर लेता हूँ, आप जाओगे ना बाद में। मुझे कंपलसरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स चाहिए लेक्चर्स के अंदर। नहीं आता है आंसर तो यस सर, हाँ सर, नो सर तो बता सकते हो ना यार, नहीं आता तो भी वो तो रिस्पॉन्स दो। तो इसमें भी बैठे बस सोते सोते पता नहीं कैसे लेक्चर अटेंड कर रहा हो।
चलो ध्यान दो, यहाँ एलसी ऑसिलेशंस के पूरा ग्राफ दिया हुआ है, स्टेप टू स्टेप जाना है, थोड़ा समझने का ट्राई करना कि क्या है। ओके, अंडरस्टैंडिंग मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक मिनट हो, मैं इसमें ना, चलो तो पहली चीज क्या होती है पता है, कि समझ लो कि ये कैपेसिटर है और इंडक्टर है। T इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पे, T इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पे ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ना वो यहाँ भरा हुआ कैपेसिटर। पहले हमने क्या किया, बहुत भरा हुआ कैपेसिटर था। ओके, चाहो तो आप एल को भरा हुआ और कैपेसिटर को खाली रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी कोई भी वैल्यू ज्यादा ले सकते हो, कोई वैल्यू जीरो लेनी है। जैसे आपने सी लिया तो एल जीरो लो, ये स्टार्टिंग यदि करना है एल से तो एल आप पूरा का पूरा लो, कैपेसिटर जीरो ले सकते हो। बिल्कुल पता चला, हाँ ना? यस सर। जरूरी नहीं कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना, भले टेक्स्ट बुक में तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, डेट्स व्हाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी फेस, एनी स्टेज। लेकिन ये एनसीईआरटी का इसलिए है कि जनरली काफी सारे बोर्ड के भी ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपके पेपर चेक करने वाले, वो मेंटली ऐसा प्रिपेयर होके बैठे होते हैं कि भाई यहाँ ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ता है, जिसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली है क्या फील। तो इसलिए आपको रिस्क ना लेना हो तो ऐसे सोल्व करना पड़ेगा आपको इक्वेशन। चलो पहला काम करना है मुझे, पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर में भरा हुआ है, हाँ ना? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है जब चार्ज भरा हुआ होता है तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस जनरेट होने से चार्ज पास होगा, हाँ ना? चार्ज पास होगा, चार्ज यहाँ से पास होगा। समझ लो कि चार्ज में बोल रहा हूँ, करंट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, समझ लो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, वो बैटरी जैसा बिहेव करे। यहाँ से मैंने ज्वाइंट कर दिया बैटरी लगा के, तो करंट पास होगा, करंट पास होगा। यहाँ से चार्ज गया, यहाँ आया, चार्ज गया, यहाँ से चार्ज जाएगा, यहाँ आएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से चार्ज जाएगा यहाँ, अब क्या होगा पता है? लाइक एग्जाम इनिशियल कंडीशन पे क्या था, कैपेसिटर के पास समझ लो कि 50 जितनी एनर्जी थी, 50 जूल, उसके पास जीरो थी। अब आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाँ ना बोल? एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी कि चार्ज यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। चार्ज यहाँ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चार्ज हो रहा है कम, चार्ज कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यानी कि यहाँ समझ लो 50 से तो यहाँ समझ लो 40 हो सकती है, और यहाँ 10 हो सकती है, या यहाँ 30 हो सकती है, यहाँ 20 हो सकती है। अब बोलोगे यहाँ कहाँ से आई? जैसे कि यहाँ करंट पास हो रहा था, जैसे कि यहाँ से करंट पास हो रहा था, तो उसके पास करंट पास होने से करंट आई, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एल आई स्क्वायर फॉर्मूला था ना इंडक्टेंस के, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। करंट पास होने से इंडक्टर में एनर्जी जनरेट हुई। अब ये इंडक्टर लगाने का मेन रीजन क्या है? अब प्रॉब्लम क्या होता है जनरली, यदि समझ लो सिंगल सर्किट लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, मैं देखो टॉपिक को फील कराने जा रहा हूँ। ओके, यदि समझ लो मैं यदि खाली कैपेसिटर लगाता तो प्रॉब्लम क्या होता कि यहाँ से करंट फटाफट यहाँ आ जाता, यहाँ से करंट फटाफट, और वो माइक्रो सेकंड में करंट फट करते अंदर आ जाता। यानी कि समझ लो यहाँ 50 जूल है, यहाँ 0 जूल है, यहाँ 10 जूल है, तो फटाफट से यहाँ ऐसे आके वो दोनों 30-30 हो जाता। तो जैसे दोनों साइड चार्ज सेम हो जाते 30-30 जूल, दैट मींस नो करंट विल बी पास फ्रॉम दैट आफ्टर, यानी कि वो माइक्रो सेकंड में ये प्रोसेस हो जाती है। अब बोलोगे यदि इतना हाईली स्पीड से माइक्रो सेकंड में यदि प्रोसेस हो तो हमारे लिए कुछ काम की नहीं होगी, इसीलिए यहाँ हमने इंडक्टर लगाया। अब इंडक्टर क्या करता है, समझ लो यहाँ से चार्ज गया, यहाँ 50 था, अब उसमें से 40 बचा, चार्ज गया यहाँ से। अब वो इंडक्टर क्या करता है, याद करो फॉर्मूला इंडक्टेंस का, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से करंट पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, तो उसका ऑपोज करेगा और उसके अंदर से इंटरनली उसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट कर देगा। मीन्स व्हाट, जैसे कि वो पहले क्या था, यहाँ भरा, जैसे समझ लो एक बाल्टी है बहुत भरी हुई है, ज्यादा भरी हुई तो ज्यादा पानी फ्लो होगा, हाँ कि ना? हाई स्पीड से फ्लो होगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, ऐसा छोटा सा ऐसा कोई ऑपोजिट होने वाली चीज रख दी, जिससे ये जो पानी है ना ये तुरंत नहीं खाली हो जाएगा, धीरे 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 खाली होगा। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? ये जो चकली लगाई मैंने, वो चकली क्या की मैंने, इस चकली यानी कि जो टेप लगाई, उस टेप में से मैं थोड़ा थोड़ा करंट पास हो सके ऐसा कर दिया। समझ में आया बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ?
अब क्या होगा, Yes, sir. वो जो प्रॉब्लम था हमारा कि भी फटाफट से करंट यहाँ से फट करके यहाँ, फट कर से यहाँ माइक्रो सेकंड में यहाँ आ जाता था और सर्किट बंद हो जाती थी, करंट पास होना बंद हो जाता, वो बंद हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ मैंने क्या कर दी, चकली लगा दी, तो पानी धीरे धीरे धीरे, पानी नहीं सॉरी करंट धीरे 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 आएगा। अब जैसे कि यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, वहां यहाँ 40 होगा, यहाँ आप बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का मीनिंग क्या है? कैन एनीवन गिव द आंसर? यहाँ चार्ज ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ चार्ज कम है इसलिए नेगेटिव, ऐसा भी समझ सकते हो, हाँ कि ना? Yes, sir. समझ लो, यहाँ 50 Yes, था, sir. यहाँ 10 था, थोड़े टाइम के बाद यहाँ 40 हुई, यहाँ 20 हुई, चलो थोड़े टाइम के बाद यहाँ 30 हुई, 30। ये कंडीशन मैंने पहली बताई है। अब ये दूसरी कंडीशन 40 20, हाँ ना? यस सर। Yes, बाद में sir. धीरे धीरे ये 40 की जगह 30, तो यहाँ इंक्रीज होगा 30, हाँ ना? बोल। यस अब सर। क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो चार्ज पास होना बंद हो जाएगा। लेकिन इंडक्टेंस जो है ना, उसका अंदर का नेचर क्या था, यहाँ से करंट आ रहा है, देखो। Opposite. अब मैं थोड़ा फील कराने जा रहा हूँ, जस्ट मेरा जो मूवमेंट है ना उसके ऊपर फोकस रखना। टॉपिक में चाहूँ तो फटाफट से खाली बता सकता हूँ यहाँ ज्यादा कम बस, लेकिन वो फील नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको डिटेल में जा रहा हूँ। ऐसा हो रहा है, पहले क्या था, जब इंडक्टर नहीं था ना, तो ऐसा खत्म, समझ में आया? अब क्या हो रहा है, अब इंडक्टर लगा दिया तो पहले थोड़ा फास्ट गई, बाद में धीरे 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 गई। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले फास्ट, यस सर। तो थोड़ा फास्ट था, अभी इंडक्टर क्या कर रहा है, उसका ऑपोज कर रहा है, तो उसका धीरे 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 धीरे। अब ये प्रॉब्लम ये कि इंडक्टर क्या कर रहा है, ऑपोज कर रहा है। जैसे ये पहले फास्ट जा रहा था, उसका ऑपोज किया, अब इसकी जो स्पीड है वो कम हुई, तो वो क्या करेगा, कम हुई उसका भी ऑपोज करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाने का ट्राई करेगा, हाँ ना? बोलो। यस Yes, सर। sir. यानी Yes, कि sir. एक ऐसी चीज है कि समझ लो आपके सामने यहाँ ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग को आपने क्या किया, फोर्स लगाया, छोड़ा, ये स्प्रिंग देखो ऐसे थी, ऐसे खींचा आपने, पहले आपने ऑलरेडी उसको खींच के रखा हुआ था, अब थोड़ा सा यहाँ लाया, बाद में क्या है, अंदर आया और अंदर आया और अंदर आया, तो यहाँ जो भी एनर्जी थी जब आपने खींच के रखी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे सभी किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गए। कोई डाउट? तो यहाँ जो चार्ज था पहले 50 था, बाद में 40 हुआ, बाद में 30 हुआ, दोनों एक साथ हो गए, तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया। तो ये तो क्या कर रहा है, नहीं बंद नहीं होना चाहिए, मैं किसी भी चीज का चेंज का अपोज करूंगा, तो इंडक्टेंस ने चेंज का अपोज किया, अपोज ऐसे किया, अब क्या करेंगे, इंडक्टेंस उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। यहाँ समझ लो चार्ज एक टाइम पे 0 होता था, अब धीरे धीरे यहाँ चार्ज जनरेट होने लगेगा। ओके, चार्ज जैसे जैसे यहाँ से पूरा का पूरा चार्ज, ओके, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यानी कि टोटल चार्ज 0 हो गया था, है ना? अब धीरे धीरे यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़ने लगेगी। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि जैसे यहाँ पूरा का पूरा चार्ज, यानी कि यहाँ 50 जूल था, बाद में यहाँ 30 जूल हुआ, बाद में 0 हुआ, बाद में 30 हुआ, बाद में 50 हुआ, बस खाली उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। पहले यहाँ 0 था, अब ये 50 जूल एनर्जी गई कहाँ, 50 में से 30 हुई, तो यहाँ 20 गई। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब ये 0 है तो यहाँ 50 हो जाएगी, बाद में क्या होगा, यहाँ 50 है तो उसमें से 20 हो जाएगी और 30 यहाँ चली जाएगी, धीरे धीरे ये 20 भी यहाँ चली जाएगी और ये 0 हो जाएगी। तो यदि आप कंपेयर करोगे ना, एक्चुअली हो ऐसे रहा है कि जो चार्ज कैपेसिटर्स के अंदर था वो धीरे धीरे कम होते 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 पहले कहाँ आया, इंडक्टेंस के बाद। अब इंडक्टेंस में चार्ज बढ़ जाएगा तो इंडक्टेंस तो क्या कर रहा है, उसका अपोज करेगा, तो धीरे धीरे वो चार्ज कम करने का ट्राई करेगा, यानी कि धीरे धीरे वो वापिस वो कैपेसिटर्स में चार्ज डाल देगा। आई होप ये फील हुआ होगा सभी को। Yes, पक्का? sir. चाहो तो अभी भी ऐसे एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगी आप नेट के ऊपर, यदि अभी भी नहीं पता चला या कुछ भी थोड़ा डाउट बचा है तो प्लीज उसको सोल्व कर देना, कितना थोड़ा भी डाउट इस टॉपिक में मत रखना। ओके? सर हाँ बोलो।
तो सर मतलब वो इंशॉर्ट करंट का फ्लो एडजस्ट करता है ना सर्किट एडजस्ट में? करता है, यस, हाँ एडजस्ट ही करेगा ना। यानी कि यहाँ क्या हो रहा था, देखो एक्चुअली क्या हो रहा था, पहले जो है ऐसा हुआ कि पहले ना करंट बढ़ता था, बाद में धीरे धीरे कम किया, बाद में बढ़ाया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया, बाद में धीरे धीरे कम किया, ऐसा हुआ। देखो यहाँ ऐसा हुआ, ऑसिलेशंस की तरह। यस, बाद में यहाँ ऐसा हुआ, बाद में यहाँ ऐसा हुआ। एक साथ में जोड़ नहीं सकता इसलिए, अदरवाइज एक ही चीज होती है। बाद में यहाँ ऐसा हुआ, तो ये सारे को सारे कनेक्ट करो ना, तो ये इसको कनेक्ट करो, तो ये इसको कनेक्ट करो, तो ऐसा पूरा एक ऑसिलेशन हुआ। तो मैंने जो अभी समझा है ना, वो पूरा एक ऑसिलेशन समझा है। करंट को, जैसे करंट पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बाद में डिक्रीज हुआ, यानी कि डिक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि वन ऑसिलेशन हुआ पूरा। इसलिए तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। अभी तक हमने आरसी ऑसिलेशन बोला था कभी? आर एल ऑसिलेशन वर्ड यूज किया था? नहीं, क्योंकि वहां नहीं ऑसिलेशन सर। नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, करंट बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, दैट मींस ऑसिलेटेड फॉर्म में, वेव फॉर्म में करंट का आना जाना होता है। सो दैट्स व्हाई इसको ऑसिलेशंस बोलते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ओके, तो अच्छा टॉपिक था लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। अब देखो, अब यहाँ क्या हो रहा है पता है आपको? एक मिनट, एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। थोड़ा एक टॉपिक के बारे में मैंने जगह छोड़ी है कि नहीं वो देख लेता हूँ। ओके हाँ चलो छोड़िए। तो एनर्जी इन ऑसिलेशन, तो मैंने ये जो अभी आपको पूरा का पूरा ये इस स्लाइड के अंदर सब कुछ समझा है ना, 50 से 30, 30 से 0, 0 से 20, 20 से 50 कैसे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ये सब कुछ मैंने यहाँ बताया हुआ। देखो पहले ये पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले डिक्रीज हुई तो सामने ये इंक्रीज होती हुई इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस की इंक्रीज होती थी तो कैपेसिटेंस की डिक्रीज होती थी, कैपेसिटेंस की इंक्रीज होती तो इंडक्टेंस की डिक्रीज होती थी। तो आप या चाहे कहीं भी एनर्जी, जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ 0 लिया और ये 50 थी, तो आप चाहो ना तो इस वैल्यू को आप कंपेयर करो ना ये टाइम के लिए, समझ लो कि भाई पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड है t/4, तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू होगी ना, समझ लो ऐसी कुछ सिचुएशन जनरेट होगी, ये 30 और ये 20 होगी। समझ में आया? हर एक केस में कोई भी पर्टिकुलर टाइम में टोटल एनर्जी है ना, वो क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है एलसी ऑसिलेशंस के अंदर। अरे इसीलिए तो मैंने प्रैक्टिकली बोला था कि कांस्टेंट एनर्जी, यानी कि एनर्जी का वेस्ट नहीं हुआ, ऐसा तो कोई सर्किट अभी तक बना ही नहीं है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सर्किट है ये, खाली थियरिकली पढ़ना है आपको। गॉट इट? यस सर। ओके, यस तो सर। ये जो अभी मैंने समझाया ना आपको, वही चीज है कि कैसे कैपेसिटर स्टोर करता है इंडक्टेंस, बाद में उसको अपोज करता है, स्टोर होते होते इंक्रीज होते डिक्रीज होते ऑसिलेशंस होते होते टाइम t = 0 टाइम पे चार्ज जनरेट होता है प्लेट पे, बाद में उसका अपोज, ये सारी वैल्यू का थियरिकली एक्सप्लेनेशन ये सारा जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है। जस्ट बिकॉज हैंड रिटन नोट्स अभी थोड़े टेम्पररी बेसिस पे थोड़े वर्कआउट की वजह से अभी नहीं दे पाया, इसीलिए आपको ये थियरिकल नोट्स पीपीटी के फॉर्म में आपको दूंगा। ओके, आज के लेक्चर्स के अंदर। सर हाँ बोलो। तो सर इसकी डेफिनेशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंशन कर सकते हैं? उसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको चाहिए ना, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, when a charge capacitor is allowed to discharge through a non resistive inductance, जब भी चार्ज कैपेसिटर्स को नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर्स के साथ में अलाउ करता हूँ ज्वाइंट करना, डिस्चार्ज करना यानी कि ज्वाइंट करना, देन द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन ऑफ द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस, यानी कि एक ऐसा ऑसिलेशन जनरेट होता है जिसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उस ऑसिलेशंस को हम एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। एसएल अरोरा के अंदर ये डेफिनेशन दी है। यदि एसएल अरोरा किसी के पास ना हो, एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि किसी को चाहिए तो मुझे बताना, मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। ओके, यस एलसी सर। ऑसिलेशन की डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। एलसी ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? एलसी ऑसिलेशन की डेफिनेशन कि मैं एक चार्ज कैपेसिटर्स को, एक चार्ज कैपेसिटर को किसके साथ, चार्ज कैपेसिटर्स को नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के साथ जब ज्वाइंट करता हूं, यानी कि मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर्स को इंडक्टेंस के साथ ज्वाइंट, अब ये नहीं कहीं बैटरी लगी हुई है नहीं रेजिस्टेंस है, ध्यान रखो बच्चों, जब ज्वाइंट करता हूं तब उसके अंदर से एक फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाली वेव निकल रही होती है, और वो ऑसिलेशन को हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। गॉट इट?
यस सर। ओके चलो, तो वो सारे डेफिनेशंस और थ्योरिटिकल टर्म्स इसके अंदर देख लेना। अब हम प्रूव करते हैं एलसी ऑसिलेशन जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है ना, उसका ग्राफ ऐसे होता है, याद हो तो उसको कंपैरिजन कैसे 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 पॉसिबल है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वो डिराइव करते हैं बच्चों। आगे की स्लाइड में एक चीज देखी होगी आपने, ये Q इज इक्वल्स टू, अभी मैंने इसलिए स्किप की थी जस्ट बिकॉज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। cos ओमेगा टी भी लिख सकते, हाँ ना बोलो, 2 पाई f की जगह ओमेगा लिख दिया मैंने, और करंट I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ऐसा कैसे हुआ? तो जनरल फॉर्मूला क्या है, मैं ये प्रूव कराता हूँ, बाद में उसकी डिस्कशन करते हैं डिटेल्स के अंदर। क्वेश्चन पूछेगा प्रूव दैट एलसी ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसे प्रूव करोगे? तो पहले सर्किट बना दो यदि पॉसिबल हो तो। इट्स नॉट कंपल्सरी टू मेक द सर्किट, लेकिन बनाई होगी तो टीचर को क्या थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिलेगा आपको, और एक दो तीन चार लाइन भी आपकी बढ़ जाएगी इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये एल है, इंडक्टेंस है, और ये कैपेसिटर है। किरचॉफ का लॉ लगाओ, चलो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ बच्चों। -IL VC माइनस VL इज इक्वल टू 0, हाँ ना? हाँ ओके क्यों मैंने यहाँ VL माइनस क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है वो ऑलवेज क्या करता है, ऑपोज करता रहता है जनरली डायरेक्शन के हिसाब से। चलो VC यानी कि Q बाई C लिख सकता हूं मैं। VL EMF यस L सर। E इज इक्वल टू L DI बाई DT फॉर्मूला होता है बच्चों। यस यस सर। ओके E इज इक्वल टू L DI बाई DT। अब L इंटू I इज इक्वल टू DQ बाई DT लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो माइनस माइनस एल नहीं होता? हाँ हाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस L, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। L इंटू DI बाई DT इज इक्वल टू 0 Q बाई C। अब L इंटू DI बाई DT यानी कि अब मैंने यहाँ बोला ना I इज इक्वल टू DQ बाई DT, तो L इंटू डी स्क्वायर Q बाई DT स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, डबल डिफरेंशिएशन। पहले यस DI सर। बाई DT और I की जगह DQ बाई DT, डी स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूला को थोड़ा मैं एडजस्ट करके लिखूं, L जो है ना सभी टर्म्स को LL से डिवाइड कर दूं मैं, तो यहाँ LL कट हो जाएगा, डी स्क्वायर Q बाई DT स्क्वायर प्लस Q बाई LC इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं है। यस सर। अब यदि मैं उसको कंपेयर करूं, याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का वो फॉर्मूला, डी स्क्वायर एक्स बाई DT स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। याद आया बच्चों? जनरल फॉर्मूला था वो। यस सर। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द LC ऑसिलेशंस बिहेव एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट इट बहुत इजी था। अप्लाई लगाया, फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, VL और VC की वैल्यू डाल दी, I की जगह DQ बाई DT से डी स्क्वायर लगा, LL नीचे, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो L यहाँ चला गया, और उसका कंपैरिजन ये जनरल फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया। तो आप कंपैरिजन से एटलीस्ट ये आपको पता चल जाएगा। एक मिनट कंपैरिजन से आपको ये पता चल जाएगा कि जहां, चलो फिर से लिख देता हूं, ये था फॉर्मूला आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और ये है आपका LC ऑसिलेशन। इससे देखो कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC मिला। यस सर। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, एक ये डेरिवेशन से कंपैरिजन से पता चला। हाँ ना बोलो यार? यस सर। अब आपको पता हो तो इसके अंदर x जो है ना उसका कोई फिक्स वैल्यू थी, याद हो तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इज इक्वल्स टू कुछ था, याद हो तो, कंपैरिजन से नहीं याद हो। x इज इक्वल्स टू था a साइन ओमेगा t माइनस या प्लस 5, याद आया?
डिस्प्लेसमेंट एक्स का फॉर्मूला। यस सर 11 में था। हाँ अनम्यूट रखो यार। चलो अब सिमिलरली यहाँ जैसे एक्स है तो यहाँ क्यू है, क्यू है। अब ये ए क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेस यानी कि एम्पलीट्यूड था। वन टाइप ऑफ है एक्स, एक्स नॉट भी लिख सकते हो ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को। यस सर। तो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपका ये फॉर्मूला भी मैच होता है, हुआ ना मैच। देखो तो ये जो हम क्या कर रहे हैं कि एलसी ऑसिलेशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अब काफी बार क्या होता है, जनरली आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वो सर्किट याद करो, जब t इज इक्वल टू 0 टाइम तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ था, कैपेसिटर के अंदर था। t इज इक्वल टू 0 टाइम यस सर। यदि t की वैल्यू में यहाँ 0 डालू तो जो इनिशियल चार्ज था ये क्या था, इंस्टेंटेनियस चार्ज है। t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे q अलग होता है, t इज इक्वल टू 20 सेकंड पे अलग होता है। लेकिन t की वैल्यू 0 डाल दू तो आपको पता है कि 0 यानी इनिशियली तो चार्ज जो था वो इतना ही था, q नॉट जितना। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे चार्ज q इज इक्वल टू q नॉट था। तो मैं इस फॉर्मूला को इस इक्वेशंस में यदि डालू तो q नॉट इज इक्वल टू q नॉट साइन ओमेगा t तो 0 है तो 5 बचेगा, q नॉट कट तो 1 साइन 5 इज इक्वल टू 1 तो 5 इज इक्वल टू 90। याद रखना ये फॉर्मूला। 5 इज इक्वल टू 90। 90। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या था, q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। q नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 था। अब आपको पता चल गया होगा कि 5 की वैल्यू कितनी मिली, 90 तो कॉस हो जाएगा। 5 की वैल्यू 90 मिली। तो 90 प्लस ओमेगा टी कॉस हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब याद आया, मैंने उस टाइम आपको खाली बता दिया था कि q इज इक्वल टू क्यू। 90% टीचर भी यही करते हैं, स्टूडेंट्स को बता देते हैं q इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा टी, लेकिन वो कैसे आई वो पता ही नहीं होता। अब q इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा टी, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी गुड, डेफ I नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं क्या होगा, फिर से कर रहे हैं, गड़बड़ हुई, ओमेगा आएगा। डिफरेंशिएशन करो dq बाई dt, q नॉट कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब यहाँ करंट क्या हो रहा है बच्चों, याद हो तो, चार्ज कम हो रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे यहाँ। याद आया ना भाई, I इज इक्वल टू माइनस dq बाई dt। याद है ना भाई, एलसी ऑसिलेशन में सर इनटू करंट ओमेगा धीरे आएगा। धीरे डिक्रीज हो रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q नॉट अपॉन ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I। सर इनटू ओमेगा आएगा।